क्लियर है सभी को? बोलिए। किसी को डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन और पूछा गया था इसमें कि टास्क सेंटर्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस में पहले तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो टास्क सेंटर्ड क्या इसलिए अलग है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करता है, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट दिया गया है। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं तो आपको समझ देखिए, टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस कोई ऐसा अलग से नहीं है। वो भी उसी प्रकार के जो प्रिंसिपल होते हैं बाकी थ्योरी के, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है या सॉल्यूशन फोकस्ड मॉडल होता है, तो वो जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल इसमें भी हम यूज करते हैं टास्क सेंटर्ड। ओके, यहाँ पर बस ये है कि हम मल्टीपल टास्क मतलब होता है कि टास्क का मतलब ऐसा नहीं कोई काम, ये काइंड ऑफ गोल होता है। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट है, एक डॉक्टर है, ये पेशेंट। तो इवन हम लोग सभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी कभी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको जो है नेक्स्ट वीक आना है। इस प्रकार से वो 4-5 सेशन रखता है, 5-6 सेशन। सेकंड वीक आना है, फिर थर्ड वीक आना है, फिर वो लगातार चेक करता जाता है पेशेंट की स्थिति कितनी बदल रही, कितना चेंजेज आ रहा है, कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है उसकी हेल्थ कंडीशन में, या जो भी उसको प्रॉब्लम है। कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको देखता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसको इवेलुएट करता रहता है बार बार कि क्या क्या चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वीक में उसने बताया, पेशेंट को बताया कि ये टास्क आप परफॉर्म करना है, ये काम करना है, इस प्रकार से बेहतरीन चेंजेस आएंगे आपके आपके मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, जो भी प्रॉब्लम है जिस प्रकार की। फिर उसका सेकंड वीक पे जाएगा पेशेंट, तो फिर डॉक्टर उसको समझेगा, देखेगा, फिर उसको कुछ ना कुछ टास्क देगा। ओके, फिर उसको परफॉर्म करेगा, एक्टिविटी करेगा। तो फिर लगातार उसको एवेलुएट करता रहेगा। तो मल्टीपल जो सेशंस होते हैं डॉक्टर के, जिस प्रकार से डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है उसी प्रकार से यहाँ पर हम सोशल वर्कर और क्लाइंट की बात करते हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंट, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल सेशंस होते हैं, टास्क अप्रोच की हम बात करेंगे जब। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें 5 सेशन, 5-6 सेशन है। ओके, तो डिफरेंट सेशंस में अलग अलग गोल बनाए गए इन दोनों के बीच में, आपस में मिल करके कोलैबोरेट तरीके से। पहले तो होता है बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं टास्क सेंटर अप्रोच के अंदर। पहला तो होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है कि एक दोनों मिल करके कलेक्टिव कोलैबोरेटिव गोल तैयार करते हैं, गोल सेट करते हैं। तीसरा इसमें स्टेप्स होता है कि हम जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्टिविटी, जो भी टास्क दिए जा रहे हैं उसको किस प्रकार से क्रिएट करना है, डिफरेंट टास्क को। ऑब्जेक्टिव मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब हुआ कि वो टास्क जो है क्या क्या टास्क हो। फिर जो है फोर्थ नंबर आता है एवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना कि कितना बदलाव, कितना पॉजिटिव चेंज आया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों के चारों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, टास्क सेंटर ट्रीटमेंट के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका बहुत ही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेंटली, बोल सकते हैं डिस्टर्ब जो बिहेवियर है उसका, नेचर या स्वभाव जो है डिसरप्टिव बिहेवियर है। कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो सोशल वर्कर के पास एक क्लाइंट है, एक स्टूडेंट है, और दैट दिस स्टूडेंट हैव अ वेरी डिस्टर्ब बिहेवियर, इस प्रकार का इशू उसको है। तो किस प्रकार से डील करेगा, थ्रू दी टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले क्लाइंट सोशल वर्कर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, एक उसका बिहेवियर जो है वो एक काइंड ऑफ बहुत ही डिस्ट्रप्टिव है, नेचर इस प्रकार का, इस प्रकार का है। तो पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए जो उसके पेरेंट्स हैं उससे मिलना। ओके, उसके जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं या जो टीचर हैं, उनसे मिलना, बातचीत करना, समझना उसकी प्रॉब्लम किस प्रकार की है, उस कब से प्रॉब्लम है, नेचर किस प्रकार का है, कॉज क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना। मतलब ओवरऑल एक असेसमेंट किया जाता है प्रॉब्लम को लेकर के, इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, दूसरा इसमें है गोल सेट करना।
तो जो कोलेबरेटिव गोल, मतलब अगर बच्चा छोटा है तो पेरेंट के साथ मिल करके वो एक वो बनाएंगे, एक कोलेबरेटिव तरीके से एक प्लान तैयार किया जाएगा। और अगर बच्चा बड़ा है तो उसको उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा किस प्रकार से हम क्लासरूम बिहेवियर को बदल सकते हैं, क्लासरूम के अंदर या दोस्तों के साथ या पेरेंट के साथ किस प्रकार से जो पीयर रिलेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना, समझना, बच्चे के भी पर्सपेक्टिव को जानना, वो इस प्रकार का बिहेवियर क्यों दर्शा रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस चीज को जानना समझना, तो आपका गोल सेट में आ जाएगा, किस प्रकार से हम गोल तैयार कर सकते हैं। फिर आएगा आपका कि टास्क बनाना। मल्टीपल टास्क का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 4-5 सेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा उसका जो बिहेवियर चार्ट है, एक बिहेवियर चार्ट तैयार कर लेना कि किस प्रकार से एक फर्स्ट सेशन में कितना बदलाव आया, सेकंड सेशन में कितना चेंजेस आया, थर्ड सेशन में उसके बिहेवियर में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, फोर्थ सेशन में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ मिल रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर के साथ कैसे बात कर पा रहा है, बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेरेंट्स के साथ कैसा उसका इंटरेक्शन है। तो ये जो मल्टीपल टास्क होते हैं ये आपका डिफरेंट सेशन में रखे जाते हैं। फिर उसको इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना, कितना पॉजिटिव चेंज आया है, जो फ्लो चार्ट बनाया है, बिहेवियर चार्ट बनाया हुआ है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस में होते हैं। समझ में आ रहा है? या मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो हॉस्पिटल में तो उनके पास बहुत सारा सपोर्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं और बाकी के हेल्पर भी होते हैं। जब लेकिन उनको घर पे लाया जाता है तो कैसे धीरे धीरे करके उनको ठीक करना होता है घर पे आने के बाद। तो वहाँ पर सोशल वर्कर इंटरवीन करता है, टास्क सेंटर प्रैक्टिस या जो अप्रोच है उसको यूज कर करके कैसे उनको एम्पावर करे, कैसे फैमिली मेम्बर को साथ में मिला करके हम कैसे ठीक कर सकते हैं जल्दी जल्दी पेशेंट को। क्योंकि वो जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा लेकिन तुरंत आने के बाद सही नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, तो उसमें भी हेल्प करनी होती है। तो वहाँ पर सोशल वर्कर किस प्रकार से इंटरवीन करता है, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर सोशल वर्कर डिफरेंट टास्क के माध्यम से डिफरेंट गोल बना करके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाता है पर्सन के बिहेवियर में, या उसकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का चैलेंज को फेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए। सभी को क्लियर है? देखो हो सकता है कि एक बार में समझ में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी है, बार बार डिस्कस करेंगे। एग्जाम तक कम से कम 20 बार डिस्कस कर चुके होंगे हम लोग। टास्क सेंटर्ड अप्रोच है या क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, जितनी भी थ्योरी है हम लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस करेंगे। सो धीरे धीरे करके आएगा, मतलब अगर सडन नहीं आ रहा है तो इट विल नो, इट्स ओके, इट विल टेक सम टाइम, आप नोट्स पढ़िए, समझिए। और हम लोग पीवाई को डिस्कस करते रहते हैं, तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट होती है, वो बार बार आएंगी, तो उनको हम बार बार डिस्कस करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। और जो बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही है, ये जो टास्क सेंटर्ड अप्रोच कुछ अलग नहीं है, उसके जो प्रिंसिपल है वही तो ये प्रिंसिपल है, बस इसको अलग तरीके से फॉर्म किया गया है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है ये बोल सकते हैं। क्योंकि उसमें भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या होती है, उसमें की जो स्टेज होती है कि इनटेक करना, मतलब पहले रिपोर्ट बिल्डिंग की जाती है क्लाइंट के साथ, जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट के साथ करता है, बैठाता है, उसको बातचीत करता है, पूछता है उसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कब से है, ये सभी चीजें जो बेसिक होती है, इंगेजमेंट बढ़ाना क्लाइंट के साथ। फिर असेसमेंट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको इवेलुएट किया करते हैं, ये सभी चीज़ें जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आती है, वही चीज़ें यहाँ पर भी है, बस इसको कैटेगराइज कर दिया अलग तरीके से थोड़ा सा। पीडीएफ टाइमलाइन देखा है, स्टिल ओरिएंटेड, सर इट्स माय फर्स्ट, थोड़ा सा और ओरिएंट कर दें, फाइनल। ओके फाइन। देखो पीडीएफ टाइमलाइन का मैंने एक वीडियो शेयर किया है, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आपको जो यूनिट वाइज चैप्टर वाइज मैंने डेट के साथ दिया है कि आपको इस वीक के अंदर इतना पढ़ना है, इस वीक के अंदर ये यूनिट या चैप्टर कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो आपको फॉलो करना है। फॉलो का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि वो आपको जिस दिन जो दिया है उसी दिन वो पढ़ना है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी उस वीक में या 1-2 दिन आगे पीछे रहेगा तो भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उसको आपको फॉलो करते जाना है। कोई चीज़ छूट रही है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के लिए मैंने अगर 10 दिन दिए हैं, तो यूनिट 2 में जो है बीच में मैंने गैप रखा है 2-3 दिन का, ताकि इनकेस आपका कोई चैप्टर छूट जाता है तो आप उस 3-4 दिन के गैप में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप साथ साथ क्लास भी ज्वाइन करिए और बाकी चीज छूट गई है उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है।
PDF टाइमलाइन देखा सर, स्टिल फॉरेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उसको आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कुछ अलग नहीं है, उसमें कुछ मतलब जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं आप लोग भी बनाते होंगे, बस मैंने वो अपना टाइम टेबल दे दिया कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आगे, कब कब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कब थ्योरी का क्या है, आगे क्या क्वेश्चन डिस्कस करना है, पीवाई को कब डिस्कस करना है, ईयर वाइज कब करेंगे, रिवीजन कब होगा, वो सभी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं कि फोकस करना है आपका, कि आप साथ में जो है पढ़ते रहें, जितना मैं बताता जाऊँगा आप उतना पढ़ते जाएं, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि बहुत सारा छूट गया है, रह गया है, कब पढ़ेंगे, कैसे मेकअप करेंगे, वो सभी चीज़ें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। एनएस, समझ में आ रहा है? तो उस वीडियो में है। और इसके अलावा अभी हम लोग यूनिट फर्स्ट का लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, मैंने एक मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिया है। तो आप जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप पढ़ लीजिए थ्योरी यूनिट वन की, वीडियो देख लीजिए अगर आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद फिर जो मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना, देखना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। वहाँ पर पूरा एनालिसिस भी आता है कि कितने सही है, कितने गलत हैं, क्या कितने अनअटेम्प्टेड है, वो सभी चीज़ कर लेना। वहाँ से फिर वीडियो मैंने अपलोड किया है, जैसे लाइव क्लास का वीडियो है, तो ऐसे चार पांच वीडियो और भी अपलोड किए हैं मैंने यूनिट वन के, तो वो देख लेना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी डेवलप होगी धीरे धीरे। ठीक है, पहली क्लास है, मे बी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, टाइम लगेगा, इट्स ओके है। ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट बार इज बेस्ड ऑन दी टेक्स्ट बेस्ड प्यूरिटन प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को समझा दें। ओके, देखो इसका मतलब ये है, क्योंकि ये प्यूरिटन प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि ये एक रिलीजियस बिलीफ या सोशल बिलीफ है कि बेसिकली ये जो है बच्चे 16th सेंचुरी के अंदर जो है इंग्लैंड के अंदर बात की गई कि जो बोल सकते हैं चर्चेज हैं उसमें किस प्रकार से रिफॉर्म लाया जाए। रिफॉर्म लाने के लिए जो है इस कंसेप्ट को लाया गया, दैट इज द प्यूरिटन प्रैक्टिस। इसका मतलब यह हुआ अ, कि जो बाइबल है उसकी स्टडी करना, या उसके जो जो प्रीचिंग करना, इसके अलावा एजुकेशन लोगों को बताना समझाना प्रॉपर तरीके से, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है रिलीजन का, हर एक रिलीजन का होता है, उसको फॉलो करना, जो डाइट है उसको फॉलो करना। ओके, तो इसका मेन फोकस था इस रिफॉर्म का, इस मूवमेंट का, कि किस प्रकार से हम बेहतर और प्योर और बहुत ही रिगरस फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को हम डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि इसमें माना जा रहा था कि बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है अभी। इसलिए क्रिश्चियन मूवमेंट चलाया गया था, क्योंकि प्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, एक सोशल जो बिलीफ था, जो प्रैक्टिसेस थी, उसमें बदलाव करने के लिए, कि किस प्रकार से और ज़्यादा हम बेहतर तरीके से बाइबल स्टडी को बढ़ा सकते हैं, या प्रीचिंग कर सकते हैं, एजुकेशन में उसको ला सकते हैं, या जो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी रिलीजन का, उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, अपने कंडक्ट में, उन सभी चीज़ों को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं प्यूरिटन प्रैक्टिस, जो प्योरिटी की बात करता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिलीजियस और सोशल बिलीफ प्रैक्टिस, जिसको स्टार्ट किया गया था 16 सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर, कि कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। ओके, उस चीज को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म हुए। फिर सर क्वेश्चन स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन अभी मैंने बोला हुआ है, वो आप लोगों को जो डाउट थे वो मैंने लिखे हुए हैं। नेहा, सभी को दिख रहा है ये रिफॉर्म उस जी टाइम पे? सर। ठीक है, जो सफिशिएंट रिफॉर्म जो उस टाइम पे नहीं हुए थे इंग्लैंड के अंदर चर्चेस में, तो ये थ्रू दिस प्यूरिटन बिलीफ दैट देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ प्योर वर्जन, या बोल सकते हैं एक बहुत ही रिगरस फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को डेवलप करना, बिल्डअप करना, जहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल है, जो ओके जो स्टडी है, जो प्रीचिंग है, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको हम अपने जीवन में कैसे अवतरित करें। ठीक है, क्लियर है किसका क्वेश्चन था?
नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया पब्लिश्ड किया था 2012 में, किसने? ENSSWI, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखो मैंने इसके बारे में बताया था कि जो पहला इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुआ था 1980 1968 के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन चोरी है, क्वेश्चन मैंने लिखा कहाँ है? श्रुति कहाँ? ये क्वेश्चन, ये आप लोगों के क्वेश्चन थे जो मैंने लिख लिए थे अलग से, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं कोई भी। ये तो ये क्वेश्चन दूसरे हैं, ये मैं हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। वो जो मैं बोल रहा हूँ वो डाउट है किसी को, आप लोगों में किसी के डाउट थे, वो ग्रुप में डले हुए थे तो मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। वैसे इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि पहला जो है फर्स्ट पब्लिकेशन था जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क का, उसको 1968 में पब्लिश किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। उसके बाद रीपब्लिश किया गया इसको किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद तीसरा, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला जो है 19 साल बाद फिर उसको 1987 में दोबारा से इस सेकंड एडिशन को लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा। उसके बाद तीसरा एडिशन जो आया 2012 में, ESSWI के द्वारा उसको पब्लिश किया गया। 1987 में किसका क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, सही तो लिखा है, 1 सेकंड। कनिका, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड थर्ड ESSWI 2012 1987। ठीक, क्लियर है। एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग कर पाएंगे, मतलब अगर इसमें से आ गया फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, किसके द्वारा पब्लिश किया गया, किस ईयर में पब्लिश किया गया, तो ये बस याद करने का है, इसमें बहुत कुछ नहीं। इसको मैंने, थी अभी मैंने एक PDF शेयर किया था नोट्स के अलावा, जो चैप्टर वाइज नोट्स हैं उसके अलावा मैंने एक PDF शेयर किया। तो वो सब PDF में वो सब चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि अलग पढ़ाता हूँ। जैसे कोई इसमें प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीज़ नई है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो PDF मैं ऐड आपको भेजता जाऊँगा, ग्रुप में डालता जाऊँगा, ग्रुप में नहीं, मोबाइल ऐप पर। तो डाउनलोड कर लेना, उनको भी आपको पढ़ना है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है रहते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में आए हैं या फिर कुछ नया है जो कि मैं क्लास में बोल देता हूँ। और आप लोगों को भी लगातार नोट्स बनाते रहना है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोग नए हैं क्लास में। देखिए हर क्लास के अंदर, जैसे मान लीजिए कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरी होगी, जैसे मान लीजिए कुछ भी लुकिंग क्लास थ्योरी है, तो ये तो मान लीजिए मैंने चैप्टर के अंदर डाला हुआ है, यूनिट सेकंड में आपको दिख जाएगा वहाँ पर लुकिंग ग्लास थ्योरी। ऐसी कोई और कोई थ्योरी है जो कि मैंने नोट्स के अंदर नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लीज उसको भी लिख ले, यहाँ पर लिख लीजिए करिए। नोट्स के अंदर आप एक बना लीजिए बुक, एक कॉपी ले लीजिए या फिर कोई A4 पेपर, ठीक है, उस पर आप लिखते जाइए। हर यूनिट के लगभग एक दो पेज में आपका हो जाएगा कवर। तो पूरा जब यूनिट 10 तक आपकी पूरी कवर हो जाएगी क्वेश्चन, तो उनको आप बार बार रिवाइज, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, जो थ्योरी होगी या जो भी नोट्स आप बनाएंगे तो उनको पढ़ लेना। ठीक है, भूलेंगे नहीं। MCQ की सेपरेट नोट्स बना रहे हैं सब, वेरी गुड। अलग से बनाना है। और कोई एक जो है जिनका हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक हो, प्लीज बना करके मुझे ही भेज देना, है ना। तो क्योंकि मैं कुछ जो कि यहाँ पर बता देता हूँ तो कभी कभी नहीं लिखा होता है कहीं पर, तो एटलीस्ट कंपाइलेशन रहेगा, आप लोग बना लेंगे नोट्स तो मुझे भेज देना, ताकि मैं बाकी बाद में शेयर कर पाऊँ सबके साथ। ठीक है ना। कोई भी बना लीजिए, सब लोग बनाइए, बाद में कोई शेयर कर देना, वो जरूरी है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, जो कि नोट उस पर नहीं है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आती है। तो हमको एग्जाम को लेकर के देखना है, तो एग्जाम में कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं आपको बताता जाता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन था कारा के बारे में। देखो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है इसमें फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फंक्शन क्या है।
क्या है फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है। एक तो इसका फुल फॉर्म आता है, एक और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ जाता है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, दैट इज हियरिंग। इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में कभी। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, बिल्कुल। एक नोडल एजेंसी है फॉर द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो था उसको लेकर के ये जो बनाया गया है इसको। ठीक है। एक दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। ओके, तो एडॉप्शन को लेकर के उनका रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से हो, प्रमोशन, वो सभी चीज़ों को लेकर के ये जो है एक नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत सारी गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। ओके। या जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है एडॉप्शन का, उन सबको देखना, वो सभी चीज़ों को मैनेज करना, और बाकी जो पूरे देश के अंदर जितना भी डेटाबेस होता है एडॉप्शन को लेकर के, उसको टैकल करना, उसको मेंटेन करना, ये सभी के सभी काम होते हैं। इसको उसको मॉनिटर करना, मेंटेन करना, और ताकि बेहतर तरीके से जो अडॉप्शन प्रोसेस है वो इंश्योर हो पाए। ठीक है। उसके लिए ये एजेंसी बनाई गई है, CARA, जिसको कारा बोलते हैं, या सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है। केयरिंग्स का फुल फॉर्म क्या होता है? केयरिंग्स का फुल फॉर्म क्या बताइए। एनीबडी पिछले वाले बैच से है? चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड नहीं है वो, इसके लिए सेंट्रलाइज है। 'रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि दैट इज एसोसिएटेड विद द अडॉप्शन। ठीक है। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन था इसमें? ये क्वेश्चन आप लोगों के थे इसमें ग्रुप के अंदर, बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैं दोबारा से ऐड करके दोबारा से क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। अभी हम लोग जो है यूनिट सेकंड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी इस एग्जाम के अंदर जो आए हुए हैं यूनिट सेकंड से। लगभग 8-10 क्वेश्चन है, और उसको देख लेते हैं। कितना एज गैप होना चाहिए चिल्ड्रन और जो अडॉप्ट कर रहा है कार एक्ट के अंदर? एनीबडी नो अबाउट दिस? कितना एज गैप होना चाहिए? 21 ईयर। 21 इज राइट। एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ।
25, दैट इज 25, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर। ठीक है, क्लियर है किसका क्वेश्चन था? ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन, लगभग 8-9 क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिट सेकंड से, ये दिसंबर के एग्जाम में। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़िए, इसको आंसर देने की कोशिश करिए। गिव मी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर OBCDE, सुपर कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल, लो कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। According to the psychological theory, the human mind operates at a 3 level. What are these levels? ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? साइकोएनालिटिकल अप्रोच थ्योरी। एनीबॉडी? बिल्कुल, सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया कि जो है मन के 3 लेवल होते हैं, जो स्टेट होती है, 3 होती है, 3 अवस्थाएं होती है। और पहली अवस्था इन्होंने बताई कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड। दूसरी अवस्था है मन की, माइंड की, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जिसको हम प्री कॉन्शियस बोल रहे हैं। तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है चेतक मन। सबकॉन्शियस मतलब होता है अर्धचेतक मन। और अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेतन। तो ये मन की 3 अवस्थाएं हैं, ये कोई सिग्मंड फ्राइड के द्वारा बताई गई। अब चेतक या कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? कि जब हम अवेयर होते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस लेवल। ओके, जब आप अवेयर हैं, जब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जैसे थॉट्स है, विचार है, फीलिंग्स है, सेंसेशन है, ये सभी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर आएंगी। हम कुछ बोल रहे हैं, आप उस तरफ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे बात कर रहा हूँ, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब चीज़ के बारे में आप अवेयर है। When you aware about your thoughts, your feelings, senses, everything, that is come under the conscious mind, that is चेतक मन। जब जागरूक है आप पूर्ण रूप से। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर किसी ने लिखा है कि, एक मिनट, आइसबर्ग पर आधारित, हाँ बिल्कुल उसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पूछिए। सर ये इड वो इड ईगो और सुपर ईगो वो भी सेम होता है? देखो वो अलग है, मतलब वो समझाऊंगा मैं, इसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, ईद, देखो उसको समझिए। वो पर्सनालिटी की 3 अवस्थाएं हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। वो आपके मन की अवस्थाएं होती है, लेकिन वो पर्सनालिटी की अवस्थाएं होती है।
कि हमारा यहाँ पर फोकस होता है कि किसी पर्सन का पर्सनालिटी जो है, बिहेवियर किस प्रकार का है, वो डिपेंड करता है इन तीनों पे। ठीक है, ये मन की तीन अवस्थाएं हैं कि किस किस अवस्था के अंदर मन है। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी की अवस्थाएं होती है। उसको हम जोड़ के देख सकते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ अलग है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली इससे ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ईद को आप कॉन्शियस माइंड बोल पाए, है ना, क्योंकि कोई भी पर्सन, ईद का मतलब होता है कि ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, ऑन द ग्रेटिफिकेशन। कि प्रेजेंट टाइम में जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको अगर भूख लगती है तो वो रोने लगता है ना। वो प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे वर्क करता है, या कुछ भी आपको चाहिए, कुछ चाहिए होती है, अगर आप, आपको कुछ कोई नहीं देता, आप नाराज होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको तुरंत चाहिए। वो जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन का, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो ईद होता है कि हमारा जब मन जो है, हमारा जो पर्सनालिटी का वो फॉर्म या बोल सकते हैं उस स्टेट में हम होते हैं जब जहाँ पर हमारा ईद काम करता है, मतलब हम बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, या हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारी पर्सनालिटी का कंपोनेंट होता है ईद की तरफ होता है, मतलब आप कहीं ना कहीं बच्चों वाली हरकतें करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मतलब जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। या बोल सकते हैं कि हमको प्लेजर जो होता है छोटी छोटी चीज़ों में, जो कि हमको तुरंत मिल जाए, उस पर हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो जो बच्चों वाला बिहेवियर होता है उस पर ईद ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। उस पर्सन के, किसी पर्सन की पर्सनालिटी में अगर ईद ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसका मतलब है कि वो डिसीजन बहुत जल्दी लेगा। ठीक है, और वो कोशिश करेगा, मतलब बहुत सोचेगा, समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, वो सभी चीज़ें करेगा जिसको उसको जल्दी चीज़ों में जो है एंजॉयमेंट मिल रहा है, या मजा मिल रहा है, या प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है। ठीक है, जैसे बच्चे करते हैं। दूसरी स्टेट होती है ईगो वाली, जो मेच्योर अवस्था होती है। अडल्ट पर्सन जो होते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं, उनको लगता है कि क्या ये वास्तव में जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो वो जो ईगो होते हैं वो ईद और सुपर ईगो के बीच का बोल सकते हैं, कि आपका एज ए बोल सकते हैं, पुलिसमैन बोल सकते हैं, या गार्जियन बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में बोल सकते हैं बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो किसी पर्सन की पर्सनालिटी का वो कंपोनेंट, अगर उस किसी पर्सन की पर्सनालिटी का ईगो अच्छा है, स्ट्रांग है, इसका मतलब वो ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना पाएगा। वो सही डिसीजन ले पाएगा, वो अच्छा लीडर होगा, वो डिसीजन सही लेगा, बहुत ही रैशनल डिसीजन लेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि सुपर ईगो जो काम करता है, वो करता है प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पर, कि मोरली सही क्या है। ओके, बहुत ज्यादा चीजों को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। जैसे कि मान लीजिए बूढ़े लोग होते हैं, वो हर चीज को एकदम, वो चाहते हैं कि सही चीजें सही तरीके से हो, कोई चीज गलत मत करो, सही करो सब कुछ। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। किसी भी पर्सन के अंदर अगर, किसी पर्सन की पर्सनालिटी में अगर सुपर ईगो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं हर एज के अंदर, कि वो बहुत चीजों को एकदम बहुत फॉर्मल तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, एकदम परफेक्शन से करने की कोशिश करेंगे, कुछ गलती नहीं करेंगे, जो सोशली एक्सेप्टेबल है वही चीज करेंगे, जो कि गलत है उसको नहीं करेंगे, या दिखाएंगे नहीं, दर्शाएंगे नहीं। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सुपर ईगो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, उनकी पर्सनालिटी में। ओके, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए। हमारा जो फोकस होता है वो होना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी इस प्रकार की हो जिसमें ईगो ज्यादा प्रेवलेंट हो। ठीक है, ताकि वो दोनों के बीच में बैलेंस बना पाए, और सही डिसीजन, सही रैशनल डिसीजन ले पाए। समझ में आ रहा है? तो यस सर, यस सर। क्या ये तीनों चीजें अगर यहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएंगे? डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अवस्थाएं हैं। कोई भी पर्सन अगर चेतक है या कॉन्शियस है, ठीक है, तो वो डिसीजन लेगा। अब डिसीजन कैसा लेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसकी पर्सनालिटी किस प्रकार की है, उसकी पर्सनालिटी का जो कंपोनेंट है किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, तो जुड़े रहिए, लेकिन आप अगर पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो अलग अलग करके देख पाएंगे, जोड़कर भी देख पाएंगे, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग। ओके सर। कनिका ईगो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। ठीक है, हाँ, इसको समझ लीजिए। जो आपका id है वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, जो ईगो है प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, और जो सुपर ईगो है प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। ठीक है, इस पे काम करता है। तो जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है वो यही कोशिश करते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन के अंदर, पर्सन का जो बिहेवियर है, अगर अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो या इस पर्सन के अंदर किस प्रकार का कंपोनेंट ज्यादा प्रेवलेंट है। क्या वो ईद की तरफ ज्यादा झुका है, या सुपरहीरो की तरफ ज्यादा झुका है? तो हमारा फोकस होता है कि हम थ्रू दी थेरेपी, थ्रू दी काउंसलिंग, उसको, उसके पर्सनालिटी को इस तरीके से झुकाएं कि वो ईगो, उसके अंदर ईगो कंपोनेंट ज्यादा प्रेवलेंट हो, ताकि वो सही डिसीजन ले, ओके, रैशनल डिसीजन ले पाए लाइफ में। क्लियर है? हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की, और अनकॉन्शियस माइंड की। जैसे कि आइसबर्ग होता है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है।
जैसे मैंने अभी यहाँ पर ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया, आपने समझा, और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ पा रहे हैं। मतलब आप नींद में नहीं है, सो नहीं रहे हैं, मतलब आप चेतक, आपका जो मन है वो कॉन्शियस माइंड है प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस अवस्था में बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए कि उनका ध्यान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो अनकॉन्शियस माइंड की स्थिति हो उनकी प्रेजेंट टाइम में, हो सकता है कम सोच सुन रहे हो, कम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि वो दिखाता है, दर्शाता है हमारी प्रेजेंट अवेयरनेस को, हमारे प्रेजेंट, हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशन है, वो प्रेजेंट अवस्था को समझ पाना, उसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। ओके, जो कि बदलता रहता है लगातार, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में जो होते हैं कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड रैपिडली एक्सेसिबल, जिसको हम एक्सेस कर पाते हैं, उसको कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अर्ध चेतन मन। कुछ चीजें याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम में बैठे हैं, हमको पता तो है कि ये थ्योरी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया रेडिकल अप्रोच, तो हमको पता है कि रेडिकल अप्रोच क्या होती है, लेकिन कुछ भूल रहे हैं, किसके द्वारा दी गई है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ चीजें हमको याद है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो उसको हम बाहर ला सकते हैं, हम थोड़ा एफर्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जल्दी उसको माइंड में ला सकते हैं। उसको बोलते हैं प्री कॉन्शियस लेवल या सब कॉन्शियस लेवल। इसको हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं या सब कॉन्शियस बोलते हैं, वो एक ही बात है। हम जल्दी उसको सरफेस में ला सकते हैं। तो ये जो लेवल है आपका, ये सब कॉन्शियस आएगा, कि कुछ हिस्सा हमको पता है, कुछ दिख रहा है, कुछ चीजें हम भूल रहे हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे तो ऊपर ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा याद करके, जैसे एग्जाम में होता है कभी कभी हमको, जब एग्जाम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको नहीं आते, नहीं समझ में आता है कि इसका आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन लास्ट लास्ट तक कुछ चीजें हमें दिमाग में आ जाती है कि अच्छा इसका आंसर ये था, इसका ये है, ऐसा ऐसा करके तो हम आंसर दे पाते हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती हैं, जो कि हम थोड़ा मेहनत करके, एफर्ट करके उसको माइंड में ला सकते हैं, सरफेस पे ला सकते हैं, जो कि ये आपका सब कॉन्शियस आ जाएगा। ये कॉन्शियस हो गया। और जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस लेवल होता है, जो हमारे थॉट्स या मेमोरी होती है, या किसी किस प्रकार की डिजायर जो होती है हमारी, वो सभी की सभी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है, जो कि दैट इज वी कैन से बहुत जल्दी एक्सेसिबल नहीं होती है कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर। बहुत सारा बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि छुपा होता है आइसबर्ग में, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए फिर सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया कि हम कैसे अनकॉन्शियस माइंड के जो है उसको समझने के लिए किस प्रकार से थ्योरी, उनको एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, क्योंकि वही हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। देखो, इसको पढ़ने का मेन फोकस ये है कि ये बताते हैं कि हमारे बिहेवियर पे क्या चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो ये बताते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी जो डिजायर होती है, बहुत सारी ऐसी डिजायर होती है कि जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या ठीक नहीं है, हमको लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है बहुत सारी चीज़ें, पहले की तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। कुछ मेमोरी होती है, कुछ डिजायर होती है, आप किसी किसी से गुस्सा करते हैं या आप किसी को हेट करते हैं, ओके, तो हो सकता है आप उसको दिखा ना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेंगी। वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें वो ये बताते हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है उस पर इम्पैक्ट करता है अनकॉन्शियस माइंड के, जो भी हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, फीलिंग है, मेमोरी है, डिजायर है, कुछ भी है जो कि एक्सेसिबल नहीं है। तो उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे, वो इन्होंने बताया डिफरेंट तरीके से, जैसे ट्री मैकेनिज्म है या कई तरह, बहुत सारे हम आगे मेथड मेथड पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? लाइक वी हैव 1 मिनट, तो ये क्लास एंड हो जाएगी, तो हम लोग सेशन यही एंड करेंगे, फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब भी क्लास होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, BCNE। ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर ये वन, तीनों, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ईगो, सुपर ईगो, ईगो, ईद। जी। यस सर। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आई थिंक इन विद इन 1 मिनट दिस क्लास विल बी ओवर ऑटोमेटिकली, बिकॉज 40 मिनट का सेशन होता है जूम मीटिंग में। सो द फर्दर क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल देना, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।